हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम हमारा जो पिछले टॉपिक्स हमने छोड़े थे उससे आगे हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने कल एग्जांपल्स देखे थे या पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, आज हम पहली प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जो वास्तविक संख्याएं हमारा अध्याय है उसमें हम जो है पहले वाली प्रश्नावली जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास पहला प्रश्न जो है इसमें क्या है। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमें जो संख्याएं दी गई है इनको हमें किस रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब कैसे करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि हमने पहले पढ़ी है, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि की मदद से ही इन सभी संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास क्या है? 140। ठीक है, 140 हमारे पास पहली संख्या है। इस 140 के हमें क्या करना है? गुणनखंड लिखना है। कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हम हल करेंगे इसके लिए। तो क्या लिखना है हमें? हल में हम क्या करना है? हमें जो अभाज्य गुणनखंड विधि पता है ना, उसी से इसको सॉल्व करना है सिर्फ। तो क्या होगा देखो, 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आएगा? 7 बार में। 0 2 के पहाड़े में 70 जो है वो 35 बार में आएगा। फिर ऐसे ही 5 के पहाड़े में 7 बार में, और 5 के पहाड़े में 7 के पहाड़े में 7 एक बार में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो 140 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या है? 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं? 140 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, हमने 140 को क्या किया? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, इसके पहले भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको आप नोट करें। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट क्या है? 156 156। तो सेम टू सेम हमें क्या करना है? 156 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो क्या होगा देखो, 2 सती 14, एक बचा यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा? 16। 2 अठी 16। इसके बाद 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 सती 14। इसके बाद 17 के पहाड़ा, 17 जो है वो 17 के ही पहाड़े में आता है। ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या है, इसके लिए कोई भी दूसरी संख्या नहीं होगी जिससे हम इसको विभाजित कर सकते हैं। 17 एकम 17। ठीक है, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड 156 बराबर 2 की घात 3 गुणा 17 की घात 1। ठीक है, तो हमारे पास 156 के क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 गुणा 17 की घात 1। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास जो है क्वेश्चन है 3825। तो आप साथ में इनको नोट भी करते जाएं, इन सवालों को आप नोट भी करते जाएं। ठीक है, वीडियो पॉज करके। इसके बाद हमारे पास जो संख्या है 3825। अब हम 3825 के गुणनखंड करेंगे। तीसरा पॉइंट है ये हमारे पास 3825। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या, देखो ये बड़ी संख्या है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है? पहले तो ये देखना है क्या ये संख्या सम है या विषम है। ये एक विषम संख्या है, इसको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते। अगली संख्या हमारे पास क्या आने वाली है? 3। अब ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो, इस संख्या के अंकों का योग, जितने भी अंक है ना उन सभी का योग, 3 और 8 कितने होंगे? 11। 11 और 2 13, 13 और 5 18। 18 इस संख्या के अंकों का योग है, और 18 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 3825। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितना बचा है? 2 बचा है। 3 सते 22 से छोटी संख्या क्या होगी? 21 होगी ना। कितने बार में आएगी? 7 बार में। 3 सते 21 और 3 ही पंजे 15। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? अब देखो 3 के पहाड़े में ये 12,775 आएगा या नहीं, या ये 1275 जो है 3 के पहाड़े से विभाजित होगा या नहीं होगा, ये हम देखते हैं। कैसे? देखो 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है, इस संख्या के अंकों का योग क्या है? 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा? 4 बार में आएगा। उसके बाद 3 के पहाड़े में 7 जो है वो नहीं आता, लेकिन 7 से छोटी संख्या क्या आती है? 6 आती है। कितनी बार में? 2 बार में। तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15। अब फिर से 4 और 2 6 और 5 11। अब ये जो संख्या है ये
425 ये 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं किससे फिर विभाजित होगा, 3 से नहीं होगा तो 5 से होगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है, तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 के पहाड़े में 42 से छोटी संख्या क्या आएगी, 40 आएगी। कितनी बार में आएगी, 8 बार में। कितनी बार में आएगी, 8 बार में। अब यहाँ बचा कितना, 40 आ जाए, 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 40 आएगा, या 5 के पहाड़े में 8 बार में 40 आने वाला है। और बचा क्या हमारे पास, 2 बचा है, 2 और 5 मिलकर कितने हो जाएंगे, 25। तो 5 के पहाड़े में 5 बार में 25 आता है। ठीक है, इसके बाद फिर से 5 के पहाड़े से ये विभाजित हो जाएगा, 5 एकम 5, बचा 3, 5 सते 35। इसके बाद फिर से हमारे पास यहाँ पर 17 आ गया, तो क्या होगा, 17 एकम 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3825 बराबर 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब बचे हुए दो जो सवाल है वो आपको खुद से हल करना है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 1.1 में दूसरे सवाल को हल करने वाले हैं, जिसमें हमें प्रश्न क्या दिया गया है, हम इसकी बात कर लेते हैं पहले। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। हमें कुछ युग्म दिए जाएंगे जिनके हमें क्या करना है, LCM ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पहला जो पॉइंट है दूसरे प्रश्न में वो है 26 और 91, यानी हमें दो संख्याओं का युग्म दिया है 26 और 91 का। इसका हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है, और इस बात की भी जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होगा HCF गुणा LCM के। तो देखो हम इसको कैसे हल करेंगे। पहली संख्या हमारे पास 26 है, तो हम 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। ठीक है, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड के आगे 2 गुणा 13। ऐसे हमारे पास दूसरी संख्या जो है वो क्या है, 91। 7 के पहाड़े में, अब देखो 13 के पहाड़े में 7 बार में क्या आता है, 91 आता है। तो यहाँ पर 7 से जब हम 91 को विभाजित करेंगे तो कितनी बार में विभाजित हो जाएगा, ये 13 बार में। ठीक है, और उसके बाद 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। अब हम यहाँ पर 91 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, 7 गुणा 13। अब हमें बच्चों निकालना है HCF, किसका किसका, 26 और 91 का। तो HCF क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। इस 26 और 91 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, देखो 2 26 के पास है लेकिन 91 के पास नहीं है, 7 26 के पास नहीं है, 91 के पास है, लेकिन 13 इन दोनों के पास है। अब यहाँ पर 13 की घात कितनी है, 26 में 1 है और 91 में भी 13 की घात 1 है। तो इसमें दोनों में घात 1 है, तो हम क्या लेंगे, 13 को ले लेंगे, यानी सबसे छोटी घात क्या है, 13 की घात 1 ही रहेगी। तो HCF ऑफ 26 और 91 कितना आ जाएगा, 13। इसके बाद हम निकालेंगे LCM ऑफ 26 और 91। अब हमें क्या करना है, हर एक संबद्ध गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेना है। तो 2 भी आया है, 7 भी आया है और 13 भी आया है, सभी की घात कितनी है, 1 है, तो हम इन तीनों को ले लेंगे एक एक बार। ठीक है, तो 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, LCM में जो गुणनखंड आने वाले थे ना वो देखो, एक बार LCM फिर से देख लो। 2 है, यहां नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। 2 26 में है, 13 है, 7 है और 13 है। अब 2 की घात 1 सबसे बड़ी घात है, अभी हमने एक बार लिख दिया। 7 की घात 1 सबसे बड़ी घात है, तो इसको एक बार लिख दिया। 13 की घात 1, दोनों में देखो एक ही है ना, तो हमने क्या करा, इसको लिख दिया। अब हम इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारे पास संख्या आएगी 182। 13 का गुणा 7 में करेंगे 91, 91 का गुणा 2 में करेंगे 182 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 182। अब हमें क्या करना है, हमें जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM का। तो सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच करेंगे ना हम, क्या जांच करने वाले हम, कि
96 26 और 91 का जो गुणा होगा वो बराबर होगा 26 और 91 के HCF और LCM के गुणनफल के। तो देखो यहां पर हमने मान लो जो दो संख्याएं हमारे पास क्या है 26 और 91, तो हम इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे। तो क्या होगा 26 गुणा 91 बराबर आएगा कितना, देखो HCF कितना है बेटा, HCF हमारे पास, या हम एक बार लिख देते हैं गुणा LCM ऑफ 26, तो 26 और 91 को गुणा करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 26 और 91 का गुणा करने पर जो संख्या आएगी हमारे पास 2366, और HCF कितना है बेटा हमारे पास, HCF हमारे पास है 13, क्या है 13, और LCM कितना है 182। तो 13 और 182 को गुणा करने पर क्या आएगा, तब भी हमारे पास आंसर आएगा 2366, क्या आने वाला है 2366 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरे सवाल को हल किया हमने, और इसी के बेस पर हम जो है अगले सवाल भी हल करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। ठीक है, अब हम हल करने वाले हैं अगला बिंदु, जो हमें क्या दिया गया है 510 और 92। ठीक है, इन दोनों का हमें LCM और HCF फाइंड करना है। तो हम पहले इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 510 को हम विभाजित कर सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। इसके बाद 5 और 5 10 और 2 12 आएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 3 8 24। ठीक है, और 3 पंजे 15। इसके बाद ये जो है संख्या जो अब 3 से विभाजित नहीं होने वाली, अब किससे होगी, ये 5 से विभाजित होगी, 5 एकम 5 और बचेगा 3, तो 5 7 35। उसके बाद 17 एकम 17। तो जो 510 है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, इसके ऐसे ही हम क्या करेंगे 92 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 चौक 8 और 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 एकम 23। ठीक है, अब 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 23। तो हमारे पास 92 और 510 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हम इसके HCF निकालेंगे। HCF क्या होगा, 510 और 92 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनमें सबसे छोटी घात वाली जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, उनका गुणनफल क्या होगा, HCF होगा। तो देखो यहाँ पर 2 की घात 1 है, और यहाँ पर इन दोनों को हम जब गुणा करेंगे तो 2 की घात 2 आ जाएगा। तो 2 की घात 1 यहाँ पर सबसे छोटा है, उसके बाद 3 यहाँ नीचे नहीं है, 5 भी नहीं है और 17 भी नहीं है, 23 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, सिर्फ 2 लेने वाले हैं। 2 की घात 2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये बड़ी घात है। हमें कौन सी घात चाहिए, छोटी घात चाहिए, किसमें, HCF में। ऐसे हम क्या करेंगे, LCM किसका किसका, 510 और 92 का। अब आपको क्या करना है, बड़ी घात लेना है, जितने भी नंबर आए हैं उन सबकी सबसे बड़ी घात जो है उनको लेना है और गुणा करना है। देखो 2 और 2 की घात 2, इन दोनों में कौन बड़ा है, 2 की घात 2 बड़ा है। आप इसको चाहो तो एक बार और ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणा 23। तो बड़ा कौन है, 2 की घात 2, तो 2 गुणा 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 की घात 1 ही बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, 3 की घात 1। ऐसे ही 5 और इसके बाद 17 और फिर 23। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं का गुणा करना है। तो इन सभी संख्याओं को गुणा करने पर हमारे पास जो उत्तर आने वाला है वो है 23,460। क्या आने वाला है, 23,460। तो आप इसको गुणा करके देख सकते हो। आप जब इन सभी संख्याओं को गुणा करोगे तो आंसर क्या आने वाला है, 23,460। ठीक है, अब क्या होगा, अब यह ध्यान देना है, हमें सत्यता की जांच करना है। तो जांच के लिए हमें क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा LCM गुणा HCF के। तो दो संख्याएं हमारे पास क्या है बेटा, देखो संख्याएं हम देखो एक नए तरीके से इसको अब हल कर लेते हैं। इसके पहले जो किया उससे भी हम कर सकते हैं हल, और इससे भी। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी 510 और 92 का गुणनफल, 510 और 92 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46,920। क्या आएगा, 46,920। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो LCM और HCF है उनको भी हम गुणा करना है ना, हमें LCM का भी गुणा करना है और HCF का भी। तो HCF गुणा LCM बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2 गुणा HCF हमारा 2 है ना, 2 गुणा 23,000
460। जब हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 2 का गुणा 0 करेंगे, 0 से करेंगे 0, 2 का गुणा 6 से करेंगे 12, 12 का 2 हसीला 1, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ मैंने 2 लिख दिया। तो आंसर कितना आ गया 46,920, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करने पर और उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करने पर संख्याएं क्या आ रही है, समान आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दो संख्याओं का, या फिर हम ऐसे डायरेक्ट लिख दें कि 510 गुणा 92 बराबर होगा 2 गुणा 23,460। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। अब हमारे पास इसी प्रश्न में जो अगला बिंदु है वो क्या है, 336 और 54। हमें 336 और 54 के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 336 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, किससे होगा, 3 से, 3 7 21, 3 7 एकम 7। ठीक है, तो हमारे पास 336 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ गए, 336 के 1 2 3 4 और 4 ही है। यहाँ पर 2 की घात कितनी आ जाएगी, 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे हम 54 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो क्या होंगे 54 के अभाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 3 के पहाड़े में 9 बार में जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हमारे पास यहाँ पर 54 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ गए, 2 गुणा 3 की घात 3, देखो ना 2 की घात 1 और 3 की घात 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 336 गुणा 54, सॉरी 336 और कॉमा 54 बराबर क्या हो जाएगा, देखो एचसीएफ में क्या करते हैं हम, जो सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणन की जो सबसे छोटी घात होगी उसको लेना है। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, दोनों में देखो यहाँ नीचे भी 2 है और 3 भी है, 7 है यहाँ पर लेकिन नीचे नहीं, तो हम 7 को एचसीएफ में नहीं लेंगे। अब 2 की घात 4 और 2 की घात 1 में कौन बड़ा है, 2 की घात 4 बड़ा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हमें छोटी वाली घात लेना है। तो ये आ गया 2। अब 3 की घात 3 और 3 की घात 1 में कौन छोटा है, 3 छोटा है, 3 की घात 1 छोटा है ना, तो हम किसको लेंगे, 3 को लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6। तो एचसीएफ ऑफ 336 कॉमा 54 कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। ऐसे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, किसका किसका, 336 और 54 का। अब यहाँ पर देखो जो सबसे बड़ी घात होगी हर एक गुणनखंड की, हर एक गुणनखंड की बात करना है हमें, 2 3 7 जितने भी गुणनखंड यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं सबकी बात करना है। तो 2 और 2 में बड़ी घात कौन सी है, इस 2 और इस 2 में 2 की घात 4 बड़ा है, तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 और 3 की घात 3 में कौन बड़ा है, 3 की घात 3 और 7 की घात 1 एक ही है, तो एक बार ले लेंगे हम इसको। अब 2 की घात 4 क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, 2 का गुणा 2 में, फिर 4 2 में, फिर 2 में, फिर 3 का 3 में, फिर 3 में, फिर 3 में और आखिरी में 7 में। तो इस तरह से जो हमारे पास एलसीएम आने वाला है वो है 3024। क्या आने वाला है, 3024। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया बेटा, 3024। आप इन सभी संख्याओं को जो अब आप गुणा करोगे तो आपके पास यही एलसीएम आने वाला है। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, सत्यता की, मैं इधर थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, या नीचे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर रहे हैं हम। तो सत्यता की जांच में क्या होगा बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो दोनों संख्याएं क्या है, 336 और 54। तो 336 गुणा 54 बराबर क्या होगा, देखो 336 और 54 का गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है 18,144। क्या आने वाला है, 18,144। हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, 18,144। 336 का हम 54 में गुणा करेंगे संख्या, तो दोनों संख्याओं का गुणा होगा, 18,144 आएगा। इसके बाद इनका जो एचसीएफ है वो कितना है, 6, और एलसीएम कितना है बेटा, 3024। तो हम एचसीएफ ऑफ 336, 54 गुणा एलसीएम ऑफ
336 गुणा 54 जो है वो आएगा कितना, वो आएगा हमारे पास 18,144। कितना आएगा, 18,144। हमारे पास HCF और LCM कितना आ गया, 18,144। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर भी 18,144 आ रहा है और HCF और LCM का भी गुणा करने पर 18,144 आ रहा है। तो हमारे पास ये दोनों संख्याएं और जो हमने HCF और LCM निकाला ये दोनों सत्य है, हमने सही निकाले हैं। अतः 336 गुणा 54 बराबर होगा HCF ऑफ 336 54 गुणा LCM ऑफ 336 गुणा 54। ठीक है, तो ये हमने क्या की है, सत्यता की जांच कर लिए। तो आप इसको, इस सवाल को पहले तो आप इसको देखें, इसके बाद खुद से सवाल को हल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसको आप नोट करें। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो क्या है, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। देखो, अब इसके पहले अभी तक हमारे पास दो संख्याएं दी गई थी जिसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना था, लेकिन अब हमें तीन संख्याएं दी गई है। तो तीन संख्याओं का हम HCF या फिर LCM कैसे निकालेंगे, इसको भी हम सेम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जो मेथड यूज कर रहे हैं, उसी से हम सॉल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से ही। ठीक है, तो देखो हल हमारे पास जो दी गई संख्या है वो क्या है, 12, 15 और 21। ठीक है, तो पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड तो हम ऐसे ही कर लेंगे। 12 12 क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 4 का गुणा 3 में करेंगे 12। ऐसे ही हमारे पास संख्या है 15। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 5। ऐसे ही 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 7। ठीक है, 7 का गुणा 3 में करेंगे 21 आ जाएगा। और ये अभाज्य संख्याएं भी हैं। अब हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए। HCF ऑफ 12, 15 और 21। अब HCF क्या होता है बेटा, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणन की सबसे छोटी घात 2 और यहां 3 और यहां 3। यहां देखना है हमें, देखो 2 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है और यहां भी नहीं है। तो हर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, सभी में गुणनखंड जो है वो उभयनिष्ठ होना चाहिए। 2 की घात 2 जो है यहां पर है, 12 में है लेकिन 15 में नहीं है और 21 में नहीं, तो 2 नहीं लिया जाएगा। अब 3 की घात 1, 3 की घात 1 और 3 की घात 1, देखो तीनों में ये 3 आया है ना, तो 3 की घात 1 जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी घात भी 3 की घात 1 ही है। अब 5 जो है 15 में आया है लेकिन 12 में नहीं आया और 21 में नहीं आया, इसलिए जो है 5 नहीं लिया जाएगा। इसके बाद कौन आता है, 21 में जो है हमारे पास 7 है लेकिन 15 में नहीं है और 12 में नहीं है, तो 7 भी नहीं लिया जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का जो HCF है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ऐसे हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM किसका किसका, 12, 15 और 21। ठीक है, अब LCM निकालने के लिए हमें क्या करना है, LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें अब हर एक गुणनखंड जो आया है सभी संख्याओं में, यहां भी है 2, यहां नहीं है, हमें इससे नहीं मतलब है। 2 यहां पर नहीं है, इससे भी हमें मतलब नहीं है, लेकिन 2 जो है वो इन सभी गुणनखंडों में आया है। अब 2 की घात जो सबसे बड़ी घात होगी, 2 की जो सबसे बड़ी घात होगी उसको हमें लेना है। तो यहां पर 2 की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 ले लेंगे, गुणा अब 3 की घात 1 यहां 12 में है और 15 में भी है और 21 में, तीनों में जो है 3 की घात 1 सबसे बड़ी घात है 3 की, तो हम 3 की घात 1 ले लेंगे। ऐसे ही 5 की घात 1 यहां पर सबसे बड़ी घात है, इसको ले लेंगे और 7 की घात 1। आगे बात समझ में। अब यहां पर हम घात 1 नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को गुणा करना है। तो गुणा करने पर हमें जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 420। देखो 7 5 35, 35 का गुणा हम 3 में करेंगे 105 आएगा। 105 का गुणा करेंगे हम किस में, हमें 2 में गुणा करेंगे तो 210 और 210 का गुणा करेंगे 2 के साथ तो 420। कितना आ जाएगा उत्तर, 220 का गुणा 210 का गुणा करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 420। 7 का गुणा 5 में 35, 35 का गुणा 3 में किया तो 105, 105 का गुणा 2 में तो 210 और 210 का गुणा किया 2 में तो 420।
20। ये हमारे पास क्या आ गए, इन तीनों संख्याओं के HCF और LCM आ गए। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के बाकी बिंदुओं को भी हल करेंगे। आप इसको नोट करें। ठीक है, अब हम 17, 23 और 29 का LCM और HCF ज्ञात करेंगे। उससे पहले हमें ये देखना है, तीनों जो है अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हम नहीं कर सकते, सिर्फ गुणनखंड जो है कॉमन आने वाला है, कौन आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों संख्याएं साथ में सहअभाज्य संख्याएं भी हैं। देखो किसी के भी पहाड़े में 17 नहीं आता है, 23 भी नहीं आता है और 29 भी नहीं आता है। तो 17 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 1 गुणा 17। ऐसे 23 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 23। और ऐसे ही 29 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 1 गुणा 29। यहाँ पर देखो ये जो 1 है ये सिर्फ इन तीनों संख्याओं में कॉमन आ रहा है, इसलिए तीनों संख्याएं क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। तो HCF जो है इन तीनों का कितना आ जाएगा, 17, 23 और 29 का जो HCF है वो आ जाएगा 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM क्या निकलेगा, 17, 23 और 29 का, कि प्रत्येक संबद्ध गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होगा। देखो सबसे बड़ी घात यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी, एक तो हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 17 जो है आया है, 17 की सबसे बड़ी घात क्या, 1 है। यहाँ 23 की एक घात और 29 की भी एक घात। तो 17 का गुणा हम 23 में करेंगे और फिर 29 में करेंगे। तो हमारे पास देखो 17, 23 और 29, आप इसको गुणा करके देखें, मैं आपको आंसर बता दूंगा लेकिन आपको भी गुणा करना जरूरी है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11,339। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, 17, 23 और 29 के गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद हमने इनका HCF निकाला और LCM निकाला। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसका जो थर्ड पॉइंट है ना वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जिसको आपको खुद से सॉल्व करना है। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। आपको इन तीनों संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अब अपने अगले प्रश्न की ओर, जो क्या है देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है ये, HCF ऑफ 306 और 657 जो है 9 दिया है। दोनों संख्याएं हमारे पास, दो संख्याएं 306 और 657, जिनका HCF हमें दिया गया है 9 और LCM जो है वो हमें ज्ञात करना है। LCM ऑफ 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास देखो एक कथन था, जो एक समीकरण था, हमने एक सूत्र, ये समझ लो हमारे पास एक सूत्र है जो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के। तो देखो दो संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास, 306 और 657। तो 306 गुणा 657 जो है वो बराबर होगा किसके, HCF और LCM के। हमें HCF जो है वो दिया गया है, जो HCF है वो हमें दिया गया है, कितना है, 9, और LCM हमें ज्ञात करना है, किसका 306 और 657। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे इस सवाल में। तो अब देखते हैं हम क्या करने वाले हैं, इस 9 का पक्षांतर करेंगे। तो 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 306, 657। अब आप इस सवाल को दो तरीके से हल कर सकते हो, या तो 306 और 657 का गुणा कर लो और फिर 9 से भाग दे दो, या फिर 9 के पहाड़े देखो 6 और 3 9। अब ये जो संख्या 306 है ये 9 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए हम 9 से इसको विभाजित, या तो हम सीधे क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे, या फिर अब इसको देखते हैं 7 और 5 12, 12 और 6 18। जो संख्या है हमारी 657, इसको भी हम 9 के पहाड़े से जो है काट सकते हैं। तो हम दोनों संख्याओं में से किसी भी एक संख्या में भाग दे देंगे। मैं 306 में भाग दे रहा हूँ, 9 के पहाड़े में 306 की बात है। ठीक है, तो 9 के पहाड़े में जो है 30 जो है कितनी बार में आएगा, 30 नहीं आता, लेकिन 30 से छोटी संख्या क्या आएगी, 3 बार में 27। क्या आने वाला है, 27। 9 तिया 27, बचा कितना 3 बचा ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। और 36, तो 9 के पहाड़े में 36 जो है वो 4 बार में आ जाएगा। 9 एकम 9 और 306 जो है वो 34 बार में कट जाएगा। इसके बाद क्या बचा है, 657 गुणा 34। जब हम 657 को 34 में गुणा करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 22,338। कितना आएगा, 22,338।
338। हमारे पास संख्या क्या आएगी 22,338। अब इसको गुना भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, एलसीएम है किसका किसका, 306 और 657 का, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो अगला हमारे पास सवाल है वो क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। इस तरह का हम सवाल जो है पहले उदाहरण में हल कर चुके हैं, तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। हमें क्या देखना है, अगर कोई संख्या है, अगर वो शून्य पर समाप्त होगी तो उसके गुणनखंडों में 2 और 5 एक एक बार तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो और या फिर वो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। हम देखते हैं 6 की घात n में इस 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3, तो 6 की घात n बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 की घात n, ठीक है। अब यहां देखो इस 6 की घात n में जो गुणनखंड आया ना हमारे पास 6 के गुणनखंडों में 2 है, लेकिन कौन नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। तो ये जो 6 की घात n है ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हम यह लिखेंगे चूंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 है, लेकिन कौन नहीं है, लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है, तब 6 5 से विभाजित, 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी। अब ये विभाजित नहीं होगी तो शून्य पर भी समाप्त नहीं होगी, अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, देखो कि जो हमें प्रश्न में बात दी गई है ना, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर नहीं होगी, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, यहां पर ये हमारा उत्तर पूरा हुआ, इसे आप नोट कीजिए।